हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस न्यू सेशन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का। तो दोस्तों, पोमोलॉजी के अंदर आज हम शुरू करेंगे आम का। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था कि जो अमरूद होते हैं, बेर और इनके सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से बात कर ली थी। तो आज शुरू करते इस सेशन के अंदर आम की। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं आम के बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आम का वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नेम क्या होता है? क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा मेंजीफेरा इंडिका क्या होता है? आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। जबकि इसकी कुल की बात करें कि ये कौन से कुल के अंतर्गत आता है, तो ये कुल की बात करें कि कौन से कुल के अंतर्गत आता है, तो ये एनाकार्डियेसी। क्या? एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसिस का कुल होता है। जबकि इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, उत्पत्ति स्थान का मतलब क्या होता है कि जहां पर इसकी जो प्रजातियां होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं। तो उसकी बात करते हैं तो भारत के अंदर भी माना जाता है। कहाँ? भारत या फिर बर्मा क्षेत्र को मानते हैं। कहाँ मानते हैं? भारत या बर्मा क्षेत्र को इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं। जबकि इसके अंदर गुणसूत्र संख्या की बात करें कि इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? क्या बात करें? गुणसूत्र संख्या। इसके अंदर कितनी गुणसूत्र संख्या पाई जाती है? तो इसके अंदर स्वयं बराबर 40 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 40 इसके अंदर गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। इसके फल प्रकार की बात करें कि ये कौन से फल प्रकार के अंतर्गत आता है? फल प्रकार क्या होता है इसका? अस्टिल या ड्रुप। क्या होता है? अस्टिल या ड्रुप। अस्टिल या ड्रुप का मतलब क्या होता है? अस्टिल या ड्रुप वो होते हैं जिसकी जो गुठली होती है वो कड़क होती है, उसको हम इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि और किसकी होती है, जैसे बेर की हमने पहले बात कर चुके हैं कि बेर की भी जो फल प्रकार होता है वो अस्टिल या ड्रुप होता है। जबकि इसके खाने योग्य बात करें कि खाने योग्य भाग कौन सा होता है, यानी जो आम होता है उसकी जो फल होता है उसके कौन से भाग को खाया जाता है, तो ये बात करते हैं। इसके अंदर 3 परत आती है, यानी जो बाहरी परत होती है उसे पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। जो मध्य फल युक्ति होती है उसको मीजोकार्प के नाम से जानते हैं। जबकि जो आंतरिक जो फल वित्ती होती है उसे हम एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो खाने योग्य भाग होता है, जिसकी मध्य फल वित्ती होती है, जिसका जो गिदा होता है उसको हम खाते हैं। तो किसका जो खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका खाने योग्य भाग, इसको हम गिदा को खाते हैं। तो गिदा कहां पर पाया जाता है? ये मध्य फल वित्ती। कहां होते हैं इसकी? मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको मीजोकार्प के नाम से भी जानते हैं। किसको? मीजोकार्प। मीजोकार्प बोल सकते हो या इसको मध्य फल भित्ति भी कहते हैं। तो ट्यूशन के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आम होता है, आम के फल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसका कौन सा भाग खाया जाता है? उसका मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प खाया जाता है। तो इसकी बात की कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। जबकि ये एनाकार्डियेसी कुल के अंतर्गत आता है। और इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें कि ये कौन से क्षेत्र के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो कई वैज्ञानिकों ने भारत मान रखा है और कई वैज्ञानिकों ने बर्मा क्षेत्र मानते हैं। तो हमने दोनों लिख दिया कि भारत एवं बर्मा क्षेत्र। इसके अंदर गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 40 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? इसके अंदर गुणसूत्र संख्या 40 पाई जाती है। और ये अस्ट्रेलिया ड्रुप इसका फल प्रकार होता है। क्या होता है? फल प्रकार अस्ट्रेलिया ड्रुप होता है। अब बात करते हैं कि इसके अन्य नाम की। इसके अन्य नाम कौन सा होता है? क्या इसके अन्य नाम, यानी ये फल वृक्ष होता है, इसके जो फल होता है इसके अन्य नाम क्या क्या होते हैं? तो इसके बाथरूम फल के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी ये फलों का राजा भी होता है, इसको फलों का राजा की संज्ञा भी दी गई है। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसे बाथरूम फल बाथरूम फल भी इसको कहते हैं, या इसको हम फलों का राजा भी कहते हैं।
फलों का राजा भी से कहा जाता है। इसका अन्य नाम फलों का राजा भी होता है, या भारत का राष्ट्रीय दूत भी से कहते हैं। क्या? भारत का राष्ट्रीय दूत, भारत का राष्ट्रीय दूत भी इसे कहा जाता है। इसके अन्य नाम की बात कर रहे हैं कि इसके अन्य नाम कौन कौन से होते हैं। आम के अलावा इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे बाथरूम फल के नाम से भी जानते हैं, इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। जबकि इसकी बात करें कि इसको भारत का राष्ट्रीय दूत भी कहते हैं। जबकि बात करें इसके अंदर पुष्पन की क्रिया, इसके अंदर इसका पुष्पक्रम क्या होता है? क्या? पुष्पक्रम, पुष्पक्रम क्या होता है इसका? इसका पेनिकल, पेनिकल इसका पुष्पक्रम होता है। पेनिकल का मतलब क्या होता है? पेनिकल का मतलब होता है ये कोई पौधा होता है, इसका जो फूल होता है इस प्रकार से लगे होते हैं। ये पेनिकल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये जैसे बात करें और भी इस ऐसे गुच्छों में, और भी जैसे अंगूर का भी जो पेनिकल ही होता है। क्या होता है? अंगूर, फल वृक्ष की बात करें तो फल, जैसे अंगूर की बात की, और पेनिकल अंगूर के अंदर ही पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके पुष्पन का समय कितना होता है, कौन से समय के अंदर इसके अंदर पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है। कब पुष्पन की क्रिया कब शुरू होती है इसके अंदर? पुष्पन क्रिया की बात कर रहे हैं कि पुष्पन की क्रिया कब शुरू हो जाती है। तो फरवरी मार्च के अंदर इसके अंदर पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है। यानी इसके अंदर इस फल वृक्ष के जो फल होता है, फल वृक्ष होता है, उसके अंदर फूल की क्रिया फरवरी मार्च के अंदर शुरू हो जाती है। कब? फरवरी मार्च, फरवरी मार्च के अंदर इसके अंदर पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है। जबकि पुष्पन की क्रिया की बात की हमने कि इसकी पुष्पन की क्रिया कब होती है? फरवरी मार्च के अंदर इसके अंदर पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर फलन कब होता है। क्या? फलन, फलन की बात करें तो फलन कब होता है? तो ये फलन की क्रिया इसके अंदर अप्रैल, क्या? अप्रैल मई के अंदर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फलन शुरू हो जाता है। इसके अंदर अप्रैल मई के अंदर, जो गर्मियों के अंदर हमें इसके अंदर इसके फल देखने को बाजार के अंदर मिलते हैं, तो इसके अंदर पुष्पन की क्रिया तो फरवरी मार्च के अंदर होती है। जबकि इसके अंदर फलन की क्रिया अप्रैल मई के अंदर होती है। कब होती है? अप्रैल मई के अंदर इसके अंदर होती है। अब इसकी पुर्निंग की क्रिया की बात करें कि इसके अंदर पुर्निंग की क्रिया कब की जाती है, तो हमने बात की कि इसके अन्य नाम बाथरूम फल होता है, या इसको फलों का राजा भी कहा जाता है, या भारत का राष्ट्रीय दूत कहते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय दूत किस फल वृक्ष के नाम को जानते हैं, तो आम, या कई बार बाथरूम फल के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि बाथरूम फल किसे कहते हैं, तो आम को बाथरूम फल के नाम से भी जानते हैं। इसके पुष्पन की क्रिया कौन सी होती है? पेनिकल, यानी ये गुच्छ की जो शाखाएं होती है वो इस तरह, इसकी पुष्पन की क्रिया फरवरी मार्च के अंदर होती है। जबकि इसके फलन की क्रिया अप्रैल मई के अंदर देखने को हमें मिलती है। अब बात करते हैं कि पुर्निंग की क्रिया, इसके अंदर इसकी कटाई छटाई कब करते हैं, तो अगस्त सितंबर के अंदर इसके अंदर कटाई छटाई करते हैं। कब करते हैं? अगस्त और सितंबर के अंदर इसके अंदर कटाई छटाई करते हैं। जबकि बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी विटामिन पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं, कौन कौन सी ऐसी विटामिन होते हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं, तो देखते हैं। इसके अंदर पुर्निंग की क्रिया की बात कर रहे हैं हम, इसकी पुर्निंग की क्रिया कब होती है? पुर्निंग की क्रिया का मतलब समझते हो कि क्या होती है पुर्निंग? पुर्निंग का मतलब होता है कि इसके अंदर कटाई छटाई कब करें, यानी जो इसकी जो रोगग्रस्त शाखाएं होती हैं उनको अब कौन से समय के अंदर हटाएं। जो रोगग्रस्त शाखाएं होती हैं, ऐसी शाखाएं जिन्हें हम फल वृक्ष के अंदर नहीं रख सकते, जो रोगी होती हैं उनको कब तक हटाएं, या फिर इसकी जो आकार देने के लिए इसके अंदर पुर्निंग की क्रिया करते हैं, तो कब करते हैं? तो कब करते हैं? अगस्त सितंबर के अंदर। कब करते हैं? अगस्त सितंबर के अंदर वो करते हैं। अगस्त सितंबर के अंदर हम इसकी पुर्निंग की क्रिया करते हैं। जबकि इसके बात करें कि इसके अंदर विटामिन कौन सी पाई जाती है, विटामिन कौन कौन सी पाई जाती है? इसके अंदर विटामिन ए, एम, विटामिन सी इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए 4800 आयु पाई जाती है इसके अंदर। और भी बात करते हैं इसके बारे में,
यानी ये भारत के अंदर कहां कहां इसका क्षेत्रफल है, यानी भारत में कहां पाया जाता है, जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहां पाया जाता है। यानी भारत की बात करें तो भारत के अंदर ये सबसे ज्यादा यूपी के अंदर पाया जाता है। कहां इसका उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी के अंदर करते हैं। जबकि राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में कहां करते हैं, तो उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है या इस फल वृक्ष को लगाया जाता है। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा, भारत में उत्पादन व उत्पादकता कहां पर है इसकी सबसे ज्यादा, यूपी या उत्तर प्रदेश के अंदर है इसकी। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा। जबकि राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन ये होता है उदयपुर के अंदर। कहां होता है, राजस्थान के अंदर बात करें तो ये उदयपुर के अंदर होता है। जबकि बात करें कि भारत के अंदर कहां होता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर। इसकी उत्पादकता का मतलब क्या होता है, उत्पादन का मतलब क्या होता है, उत्पादन का मतलब यह होता है कि पूरे क्षेत्र के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुआ है इसका। जबकि बात करें कि उत्पादकता किसे कहते हैं, उत्पादकता का मतलब होता है कि प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर इसके अंदर कितनी उत्पादन हमें प्राप्त हुआ। यानी कोई बगीचा है तो 1 हेक्टेयर के क्षेत्र के अंदर कितना उत्पादन हमें प्राप्त हुआ, उसे तो हम कहते हैं उत्पादकता। और जबकि उत्पादन की बात करें कि उत्पादन यानी पूरे क्षेत्र के अंदर कितना उत्पादन हो, उसे हम उत्पादन कहते हैं। तो हमने बात की कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादकता व उत्पादन कहां पर होता है, इसका अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात या टॉपिक है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि भारत में आम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। जबकि राजस्थान में कहां होता है, तो राजस्थान में उदयपुर के अंदर होता है। कहां पता होता है, उदयपुर के अंदर होता है। अब बात करते हैं जैसे कि इसकी जो गुठली होती है उसके अंदर प्रोटीन कौन सी पाई जाती है और कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। यानी जो आम की जो गुठली होती है उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, और वो प्रोटीन कितनी % पाई जाती है, तो गुठली में प्रोटीन प्रतिशत कितनी पाई जाती है, 9%। 9% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 9.9% या 9.5%। 9.5% इसके अंदर इसकी जो गुठली होती है इसके अंदर प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। इसकी प्रोटीन प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर इसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए, और इसकी जो पीएच होता है वो पीएच कितना रखना चाहिए, तो ये भी बात करेंगे हम। बात करते हैं इसके अंदर मिट्टी की, इसके अंदर मिट्टी कौन सी चाहिए, और तो इसकी मृदा की बात कर रहे हैं हम। मृदा, तो मृदा इसके अंदर दोमट मृदा चाहिए। कौन सी, दोमट मृदा इसके अंदर उपयुक्त रहती है। इसकी जो उत्पादन के लिए हमें दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, जिसका पीएच की मान की बात करें कि उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, पीएच मान यानी 6.5 से 7.5, यानी उदासीन मृदा चाहिए इसके लिए। कैसी मृदा चाहिए इसके लिए, उदासीन मृदा। जो दोमट मृदा का मतलब यानी इसके अंदर सभी पोषक तत्व की मात्रा उपलब्ध मात्रा में हो, और उसकी जो वायु क्षमता, जलदायन क्षमता, वो सभी प्रचुर मात्रा में इसके अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। तो ऐसी मृदा को हम दोमट मृदा के नाम से जानते हैं। और इसकी पीएच के लिए कितनी आवश्यकता होती है, 6.5 से 7.5 पीएच आवश्यकता होती है। जबकि बात करें किसके अंदर, इसका जलवायु, किसकी कौन से जलवायु के अंदर ये उगने की क्षमता रखता है, तो उष्ण जलवायु के अंदर। कौन सी उष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है, उष्ण जलवायु। इसके अंदर उष्ण जलवायु इसके लिए बहुत ही बेहतरीन रहती है। अब बात करें कि इसके पौध होते हैं, पौधों कौन से समय में लगाते हैं, पौधरोपण समय। यानी जो प्लांट है, नर्सरी से हम प्लांट को
नर्सरी से पौधे को प्लांट में कब ट्रांसफर करें, तो ये पौधरोपण का समय होता है। तो कब करते हैं, कब करते हैं इसके अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर। कब करते हैं, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त के, यानी कोई भी जो नई प्लांट हमें नए मैदान के अंदर प्लांट लगाएंगे तो उसके अंदर नर्सरी से हम पौधे को कब लगाएं, तो जुलाई अगस्त के अंदर जो भी वर्षा का समय होता है उस टाइम हम इसको उसकी पौधरोपण कर सकते हैं, पौध नहीं सॉरी हाँ प्लांट के अंदर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर, अब बात करते हैं कि इसके जो फूल होते हैं, यानी जो आम का फल वृक्ष होता है उसके जो फूल, जो पुष्पन की क्रिया होती है वो ज्यादा होती है। वो पूरी पूरी जो पुष्पन होते हैं वो फल के अंदर परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। यदि वो पूरे के पूरे फल में परिवर्तित हो जाएं तो आम का जो प्रोडक्शन हो वो बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसके अंदर जो उसकी फूल होते हैं वो सिर्फ 0.1% ही फल के अंदर परिवर्तित होते हैं। तो कितने परसेंट, 0.1%, 0.1% पुष्प फल में परिवर्तित होते हैं। क्या, फल में परिवर्तित होते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक जो फल धारण क्षमता कौन से किस्म की होती है, तो सबसे अधिक फल धारण क्षमता, फल धारण क्षमता दशहरी किस्म की होती है। कौन सी, दशहरी। यानी सबसे ज्यादा फल धारण करने की क्षमता की बात करें कि कौन सी ऐसी वेराइटी होती है आम की जो सबसे ज्यादा फल धारण क्षमता रखती है, तो कौन सी होती है, दशहरी जो किस्म होती है वो सबसे ज्यादा फल धारण कर सकती है। क्या, सबसे ज्यादा। अब इसके प्रवर्धन की बात करते हैं कि इसके अंदर प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो प्रवर्धन क्या होता है, प्रवर्धन के बारे में जानकारी डिटेल से देखते हैं कि इसके अंदर कौन से प्रवर्धन से इसकी जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है। अब बात करते हैं प्रवर्धन की। क्या, प्रवर्धन, प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, प्रवर्धन का मतलब होता है कि इसकी जो जनसंख्या होती है उसको कैसे बढ़ाया जाए, आगे से आगे इसकी जनसंख्या की इसकी संख्या को कैसे बढ़ाएं, तो इसे हम प्रवर्धन कहते हैं। तो प्रवर्धन आम के अंदर किससे करते हैं, तो पहले क्या करते थे, बीज के द्वारा, यानी बीज द्वारा बीज का प्रवर्धन किया जाता है। किसके द्वारा, बीज के द्वारा बीज का प्रवर्धन किया जाता है। जबकि बात करें वीनियन ग्राफ्टिंग, क्या, एक आती है वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग। क्या, वीनियर ग्राफ्टिंग इसके प्रवर्धन की बात करें हम, तो प्रवर्धन एक तो हो जाता है बीज के द्वारा, दूसरी बात करें कि वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा बीज का प्रवर्धन किया जाता है। और ये कौन से क्षेत्र के अंदर करते हैं, उत्तर भारत के अंदर। क्या, उत्तर भारत के अंदर इसके वीनियर ग्राफ्टिंग, यानी उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा इसकी ग्राफ्टिंग की भी बात करें तो वीनियर ग्राफ्टिंग उपयोग में लेते हैं उत्तर भारत के अंदर। जबकि दूसरी आती है इपिकोटाइल, कौन सी आती है, इपिकोटाइल, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहां करते हैं, ये कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र में करते हैं। कहां पर करते हैं, कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र के अंदर। ये कोंकण क्षेत्र के अंदर करते हैं। जबकि बात करें इनार्चिंग की, 3 प्रकार से इसके अंदर ग्राफ्टिंग की जाती है। इनार्चिंग, क्या, इनार्चिंग, इनार्चिंग कहां करते हैं,
ये दक्षिण भारत में करते हैं, ये तो करते हैं उत्तर भारत में, और इसकी जो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा इसका उपयोग भी लेते हैं दक्षिण भारत के अंदर। अब बात करें कि इसकी प्रवर्धन की, कि इसका प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है, प्रवर्धन होता क्या है। तो प्रवर्धन बताया आप कि जिसकी जनसंख्या को कैसे बढ़ाया जाए, इसी को हम प्रवर्धन कहते हैं। जैसे बात करें कि इसके अंदर बीज के द्वारा इसकी जो गुठली होती है, बीज या गुठली के द्वारा, क्या गुठली के द्वारा इसके अंदर प्रवर्धन की क्रिया करते हैं, इसकी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। जबकि दूसरी क्रिया करते हैं इसके अंदर ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, यानी जो भी पौधा होता है उसकी जो कलम लगाते हैं उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसके अंदर वीनियर ग्राफ्टिंग, कौन सी वीनियर ग्राफ्टिंग करते हैं, जो कि उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा व्यवसाय की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उत्तर भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली ये ग्राफ्टिंग होती है, जिसे वीनियर ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी होती है हमारी इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। कौन सी, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इसका सबसे ज्यादा उपयोग कोंकण क्षेत्र के अंदर करते हैं, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र। महाराष्ट्र का जो कोंकण क्षेत्र है वहां इसकी सबसे ज्यादा ग्राफ्टिंग की जाती है। और इनार्किंग की बात करें तो ये दक्षिण भारत के अंदर सबसे ज्यादा व्यवसाय की उपयोग में ली जाने वाली विधि होती है। कौन सी, इनार्किंग, जो कि दक्षिण भारत के अंदर उपयोग में लेते हैं। अब बात करें इसके अंदर इसकी मूल व्रत की, इसके अंदर मूल व्रत कौन कौन से हैं जिसे हम लगा सकते हैं। क्या, मूल व्रत। बात करें इसके मूल ग्रंथ की, यानी मूल ग्रंथ क्या होता है। मूल ग्रंथ तो होता है जो जंगली क्षेत्र होते हैं या कहीं भी इसको लगा सकते हैं, जिससे कि इसके अंदर उत्पादन भी अच्छा प्राप्त हो। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं, वहां जो सूखे क्षेत्र होते हैं वहां से मूल ग्रंथ का उपयोग लेते हैं। तो इसके मूल ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, हम सभी की बात करेंगे। जैसे वेलाई कोलम, क्या, कौन सा, वेलाई कोलम्बन। वेलाई कोलम्बन एक इसका मूल ग्रंथ होता है जो हर जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि दूसरा होता है रूमानी। कौन सा होता है, रूमानी। और बात करें जैसे नक्कर, नक्कारे, ये ऐसे मूल ग्रंथ होते हैं जिन्हें हम किसी भी क्षेत्र के अंदर लगा सकते हैं, जिससे कि ये शुष्क क्षेत्र को भी धारण कर सकते हैं और इसकी किसी भी प्रकार की जलवायु के अंदर ये ग्रो करते हैं। तो ऐसे मूल ग्रंथ होते हैं जैसे रूमानी, नेक्कर और वेले कोलम्बन। क्या होता है, वेलाई कोलम्बन, ऐसे क्षेत्र होते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर किस्म कौन कौन सी होते हैं। पहले बात करेंगे कि जो ग्राफ्टिंग का जो समय होता है वो कब होता है। क्या, ग्राफ्टिंग का समय, ग्राफ्टिंग का समय कब करते हैं इसके अंदर ग्राफ्टिंग की क्रिया। तो जून जुलाई के अंदर। कब करते हैं, जून जुलाई के अंदर। जून जुलाई के अंदर इसके अंदर ग्राफ्टिंग की क्रिया करते हैं। कब करते हैं, जून जुलाई के अंदर। अब आम का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ है। भारत के अंदर बात करें कि आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है। बात करते हैं आम का उत्कृष्टता केंद्र, राजस्थान में आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है। कहां पर है, खेमरी धौलपुर। कहां पर है, खेमरी धौलपुर। जबकि आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आम अनुसंधान संस्थान कहां पर है, आम अनुसंधान संस्थान कहां पर है, आम अनुसंधान संस्थान लखनऊ यूपी। कहां पर है, लखनऊ यूपी के अंदर इसका आम का अनुसंधान संस्थान है। जबकि बात करें कि राजस्थान के इसके अंदर आम का उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तो आम का उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के अंदर बात करें तो खेमरी धौलपुर के अंदर है।
जबकि भारत के अंदर इसका अनुसंधान कहां पर है? तो भारत के अंदर इसका अनुसंधान कहां पर है? लखनऊ के अंदर है, यूपी के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि आम का अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, आम का अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो कहां पर है? लखनऊ, यूपी के अंदर। जबकि बात करें कि राजस्थान में उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थित है? तो वो है खेमरी धौलपुर। कहां पर है? खेमरी धौलपुर। अब बात करते हैं इसके अंदर कि इसकी जो वेराइटियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो क्या इसकी वेराइटियों की बात करते हैं, इसकी किस्मों की बात करते हैं। हमने बात की इसकी जो मूल ग्रंथ होते हैं कि मूल ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, तो वो सभी की बात कर रहे हैं हम। अब बात करेंगे इसकी किस्मों की, किसके अंदर कौन कौन सी किस्में होती हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी किस्में होते हैं जिन्हें कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया गया है। तो अब बात करते हैं हम किस्म। क्या? किस्म। किस्मों के अंदर हम देखते हैं कि जो अगेती किस्म कौन कौन सी हैं, जबकि पचेती किस्म कौन सी है और मध्यम किस्में कौन कौन सी हैं। ऐसी सभी किस्मों की चर्चा करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर जो लगातार फल देने वाली किस्में होती हैं वो कौन सी होती हैं, और जबकि जो अनियमित समय के अंदर एक साल छोड़कर एक साल देते हैं वो कौन कौन सी होते हैं। तो सभी की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि इसके अंदर अगेती किस्म कौन कौन सी है। क्या? अगेती किस्म। अगेती, तो अगेती में जैसे बात करें केसर, अल्फांसो, बॉम्बे ग्रीन, कौन कौन सी होती हैं? जैसे केसर हो गई, अल्फांसो हो गई, बॉम्बे ग्रीन हो गई। ये सभी जो किस्में होती हैं वो अगेती किस्में होती हैं। जैसे केसर, अल्फांसो, कौन सी होगी? केसर, अल्फांसो, बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन। जैसे हिमसागर, ये जो भी किस्में होते हैं वो सभी अगेती किस्में होते हैं। इन्हें हम, इसका उत्पादन हम पहले ही प्राप्त कर लेते हैं, इन्हें समय से पहले ही उगाकर इसकी जो उत्पादन होते हैं उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अगेती किस्में हो गई। अब बात करें कि मध्यम किस्में कौन सी? मध्यम, यानी मध्यम किस्में कौन कौन सी है? मध्यम किस्म की बात करें जैसे लंगड़ा, लंगड़ा किस्म हो गई। और बात करें जैसे आम्रपाली, कौन सी? आम्रपाली हो गई, लंगड़ा हो गई। जैसे दशहरी, कौन सी? दशहरी, दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली, ऐसी जो किस्में होते हैं वो मध्यम किस्में होते हैं। जबकि पचेती किस्मों की बात करें कि पचेती किस्म कौन कौन सी है? कौन सी? पचेती, पचेती किस्म की बात करें जैसे चौसा, कौन सी? चौसा, नीलम, कौन कौन सी होगी? जैसे चौसा की बात की, नीलम, फजली, फजली। और भी बात करें जैसे कंचन, कौन सी? कंचन। ये सभी जो किस्में होते हैं ये आम की होते हैं, जिन्हें हम बात कर रहे हैं कि इसके जो अगेती किस्म कौन सी होती है, पचेती किस्म कौन सी होते हैं, जबकि मध्यम किस्म कौन सी होते हैं, उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगेती किस्म यानी जो भी फल वृक्ष होता है उसको पहले ही बोकर उसकी किस्म कैसे कौन कौन से हैं, जैसे इसके अंदर आगे केसर, अल्फांसो, बॉम्बे ग्रीन और हिमसागर। जबकि मध्यम किस्म की बात करें तो मध्यम किस्म के अंदर आते हैं लंगड़ा, आम्रपाली, दशहरी और भी अन्य किस्में हैं। जैसे पचेती किस्मों में चौसा, कंचन, नीलम एवं फजली, ऐसी ये सभी होते हैं जो किस्म अगेती पचेती है मध्यम होती हैं। तो अब बात करते हैं और भी जो लगातार फल देने वाली है, नियमित फल देने वाली किस्में कौन कौन सी है और अनियमित फल देने वाली कौन कौन सी। नियमित फलों में जैसे बात करें नीलम, मल्लिका, रत्ना, ये सभी होते हैं। ये कौन सी होती हैं? ये नियमित फल देने वाली किस्में होती हैं। जैसे बात करें नियमित फल देने वाली किस्में, नियमित, नियमित, कौन सी?
नियमित फल देने वाली, नियमित फलन वाली की बात करें जैसे नीलम, मल्लिका, रत्ना, कौन सी? नीलम, मल्लिका, जैसे रत्ना, ये सभी किस्में होती हैं जो कैसी होती हैं? जैसे बेंगलोर, बेंगलोरा, कौन सी? बेंगलोरा, आम्रपाली, आम्रपाली, ये सभी किस्में होती हैं जो कैसी होती हैं? ये लगातार फल देने वाली किस्में होती हैं। इन्हें हम हर साल इसका फलन प्राप्त कर सकते हैं इन किस्मों को लगाकर लगातार। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो मल्लिका किस्में होती है वो किसकी होती है, रत्ना किस्म किसकी होती है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो नियमित फल देने वाली किस्म कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर जैसे बात करें मल्लिका, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, मल्लिका, रत्ना, आम्रपाली, ये सभी किस्में होती हैं जो कैसी होती हैं? आम्रपाली जो किस्म होती है इसका जो पौधा होता है वो छोटा होता है, यानी छोटा होता है, जिसे हम 2.5 मीटर के अंदर लगाते हैं। कैसे बात करें? और बात करें जो अनियमित फल देने वाली किस्में कौन कौन सी है? अनियमित, अनियमित फलन वाली कौन कौन सी होती हैं? जैसे अल्फांसो, क्या? अल्फांसो, और बात करें चौसा, चौसा, और भी देख जैसे लंगड़ा, दशहरी, कौन सी? लंगड़ा, दशहरी, और जैसे बात करें मल्लिका, ये सभी किस्में होती हैं। ये कैसी होती हैं? अनियमित फल देने वाली होती हैं। कैसी होती हैं? अनियमित फल देने वाली होती हैं। जैसे नियमित फल देने वाली किस्में में कौन कौन सी आती हैं? नीलम, मल्लिका, रत्ना, आम्रपाली। और जैसे अनियमित फलन, इनमें फल अल्फांसो, चौसा, दशहरी, लंगड़ा, ये आदि किस्में होती हैं जो अनियमित फल देती हैं, यानी एक साल छोड़कर एक साल इसका फलन होता है। अब बात करें और भी अन्य जो संकर किस्में होती हैं उनके बारे में बात करते हैं कि और भी संकर किस्म कौन कौन सी होती हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं हम अब? संकर किस्मों की। संकर किस्में कौन कौन सी हैं? तो अब बात कर रहे हैं किस्मों की। कौन सी संकर किस्मों की? किसकी? संकर किस्मों की बात कर रहे हैं। तो संकर किस्मों के अंदर कौन कौन सी ऐसी किस्में होते हैं जो आती हैं? जैसे बात करें सिंधु, मल्लिका, रत्ना, ये सभी किस्में होती हैं। ये संकर किस्में होती हैं जो क्रॉस से उत्पन्न की जाती हैं। जैसे बात करें संकरण से उत्पन्न की जाते हैं सिंधु किस्म की। किसकी? सिंधु की। सिंधु किस्म किसके संकरण से प्राप्त हुई थी? तो जैसे रत्ना, रत्ना और अल्फांसो। किसकी? रत्ना और अल्फांसो किस्म के संकरण से प्राप्त हुई थी। हमें कौन सी किस्म प्राप्त हुई थी? सिंधु किस्म। कौन सी? सिंधु। जबकि दूसरी बात करें मल्लिका। कौन सी? मल्लिका। कि मल्लिका भी है, ये भी एक संकर किस्म है। संकर किस्म है जो किससे तैयार की गई थी? नीलम में। नीलम और जो दशहरी होता है, दशहरी, दशहरी, इसके क्रॉस से तैयार की गई थी। इसके नीलम एंड दशहरी के क्रॉस से तैयार की गई जो किस्म होती है उसको मल्लिका। जो तीसरी किस्म की बात करें जैसे आम्रपाली। कौन सी? आम्रपाली। ये भी एक संकरण किस्म है। ये दशहरी एंड कौन सी? दशहरी, दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से, नीलम के क्रॉस से उत्पन्न की गई थी। इसकी दशहरी एंड नीलम के क्रॉस से उत्पन्न की गई थी। जबकि बात करें रत्ना की, रत्ना, ये जो भी सभी ये किस्में होते हैं, ये संकर किस्में होते हैं। दशहरी की बात करें नीलम है, नीलम
एंड अल्फांसो के क्रॉस से, अल्फांसो अल्फांसो के क्रॉस से उत्पन्न की गई थी कौन सी? रत्ना। किसके? अल्फांसो एंड नीलम के क्रॉस से। जबकि बात करें जैसे अर्का अनमोल, किसकी? अर्का अनमोल, ये किससे तैयार की गई थी? तो ये जैसे बाकी अलंकार किससे? अल्फांसो और जनार्दन पसंद, किससे? जनार्दन पसंद। किससे तैयार की गई थी? अल्फांसो एंड जनार्दन जो पसंद, जो किस्म है वो उससे तैयार की गई थी अर्का अनमोल। तो हम बात करें संकर किस्मों की कि संकर किस्मों के अंदर कौन कौन सी किस्में होती हैं, तो इसके अंदर जैसे सिंधु, ये किससे तैयार की गई थी? किसके संकरण से तैयार की गई थी? तो ये रत्ना एंड अल्फांसो जो किस्में होती हैं उसके संकरण से तैयार की गई थी ये किस्में। और जैसे मल्लिका की बात करें तो मल्लिका नीलम एंड दशहरी के संकरण से प्राप्त की गई थी। आम्रपाली की बात करें तो ये दशहरी एंड नीलम के जो संकरण से तैयार की गई थी। रत्ना की बात करें तो ये नीलम एंड अल्फांसो के संकरण से प्राप्त की। और अर्का अनमोल यह अल्फांसो एंड जनार्दन पसंद के। अब बात करें जैसे इनकी बात करें जैसे इसे जिसे इसको कैसे याद कर सकते हैं? सिंधु की जो रत्ना एंड अल्फांसो, तो सिंधु यानी आर, रत्ना यानी क्या? रत्ना यानी ए और एस, क्या? सिंधु से तैयार की गई थी रत्ना एंड अल्फांसो, तो आर एस से याद कर सकते हैं, आर एस से याद कर सकते हैं। मल्लिका की बात करें तो किसकी? एम एंड डी, क्या? एम एंड डी, ये एम एंड डी याद कर सकते हैं। जबकि आम्रपाली की बात करें तो इसे डीएनए से याद कर सकते हैं, डीएनए, किससे? डीएनए से। रत्ना की बात करें तो आरएनए से इसको याद कर सकते हैं। ये सभी जो किस्में होती हैं इन्हें हम संकर किस्में होती हैं। और भी बात करें जैसे अर्का अनमोल हो गई, कौन सी? अर्का अनमोल और अर्का अरुणा, ये सभी जो किस्में होते हैं ये भी संकर किस्में होती हैं। जैसे बात कर रहे हैं अर्का अनमोल, हमारी पांचवी कौन सी संकर किस्म है? अर्का अनमोल। ये किससे तैयार की गई थी? तो ये की गई थी अल्फांसो एंड जनार्दन पसंद, क्या? जनार्दन पसंद, जनार्दन पसंद से तैयार की गई थी। किससे? अल्फांसो एंड जनार्दन पसंद से तैयार की गई थी। जबकि बात करें अर्का अरुणा, किसकी? अर्का अरुणा, तो अर्का अरुणा किससे तैयार की गई थी? ये बेंगलोर, ये किससे तैयार की गई थी? बैंगलपल्ली एंड अल्फांसो क्रॉस से। बैंगनपल्ली एंड अल्फांसो के क्रॉस से तैयार की गई थी। जबकि रत्ना की बात करें, किसकी? रत्ना की, तो यह नीलम और अल्फांसो से, किससे? नीलम एंड अल्फांसो के क्रॉस से तैयार की गई थी। और भी जैसे किस्मों की बात करें जैसे हो गई, और भी बात करें अर्का पुनीत, कौन सी? अर्का पुनीत। और जैसे बात करें पूषा अरुणिका, पूषा अरुणिका, ये सभी जो किस्में होती हैं ये संकर किस्में होती हैं। जैसे हमने पहले बात कर ली अर्का अनमोल, ये अल्फांसो एंड जनार्दन जो पसंद जो किस्म होती हैं उनके क्रॉस से तैयार की गई किस्म थी। अर्का अरुणा की बात करें तो ये बेंगलपल्ली एंड अल्फांसो के संकरण से तैयार की गई थी।
जबकि रत्ना की हमने पहले बात की थी कि नीलम एंड अल्फांसो से तैयार की गई, किसे? नीलम एंड अल्फांसो से तैयार की गई थी। अर्का पुनीत की बात करें तो पूसा अरुणिका से, अर्का पुनीत और पूसा अरुणिका ये भी एक संकर किस्म के अंतर्गत ही आती हैं। अब बात करें कि ये किस्में होते हैं, इनकी जो क्या क्या विशेषताएं होते हैं, इन सभी किस्म जो जिनकी अच्छी अच्छी विशेषता होती है उन किस्मों की बात करेंगे। जैसे बात करेंगी आम्रपाली किस्म, ये किस्म जो गृहवाटिका के लिए तैयार की गई, ऐसी सभी किस्मों की हम बात करेंगे। तो जैसे बात करें यानी आम्रपाली किस्म, क्या? आम्रपाली। अब ये किस्म कैसी होती है? आम्रपाली किस्म की बात करें तो ये गृहवाटिका यानी कोई भी घर के आसपास इसकी खेती की जा सकती है। ये क्योंकि छोटी होती है, ये आकार में कैसी होती है? छोटी होती है। इसकी जो दूरी 2.5 इंटू 2.5 मीटर रखते हैं, तो ये गृहवाटिका के लिए उपयुक्त रहती है। किसके लिए? गृहवाटिका, गृहवाटिका हेतु उपयुक्त, यह गृहवाटिका के लिए उपयुक्त रहती है। और बात करें जैसे अल्फांसो की, इसकी अल्फांसो, इस किस्म की क्या विशेषता होती है? इसकी किस्म की विशेषता होती है कि यह निर्यात हेतु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यानी इस जो वैरायटी होती है, इसकी जो फल होते हैं, इससे फलों को निर्यात बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, खराब नहीं होते। तो निर्यात हेतु कौन सी रहती है? अल्फांसो, निर्यात हेतु अल्फांसो। और बात करें जैसे दशहरी, कौन सी? दशहरी। अब इसकी क्या विशेषता होती है? यह उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय किस्म होती है, यानी उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली किस्म कौन सी होती है? दशहरी। तो उत्तर भारत की, उत्तर भारत की लोकप्रिय किस्म कौन सी? उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय किस्म होती है। जैसे बात करें और भी, जैसे बात करें बॉम्बे ग्रीन की, इसकी बॉम्बे ग्रीन, इसकी क्या विशेषता होती है? तो यह भी उत्तर भारत में सबसे जल्दी पकने वाली किस्म होती है, उत्तर भारत की सबसे जल्दी किस्म, यानी सबसे जल्दी पकने वाली। यानी ये किस्म होती है, ये सबसे जल्दी पक जाती है। और बात करें सिंधु की, कौन सी वैरायटी? सिंधु। ये क्या होती है? ये बीज रहित किस्म होती है। कैसी? बीज रहित किस्म, ये बीज रहित किस्म होती है। जैसे चौसा की बात करें कि सबसे मीठी किस्म होती है, कौन सी? चौसा, चौसा ये सबसे मीठी किस्म होती है। सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है? चौसा, ये सबसे मीठी किस्म होती है। और जैसे बात करें रूमानी, कौन सी? रूमानी। रूमानी की क्या विशेषता होती है? इसके सेव जैसा आकार होता है, इसका सेव के आकार की, सेव जैसा इसका क्या होता है? आकार होता है। तो हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है। कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो आम्रपाली किस्म होती है, मतलब जो गृहवाटिका हेतु आम की कौन सी किस्म उपयुक्त रहती है? तो कौन सी रहती है? आम्रपाली। जैसे बात करें कि निर्यात हेतु सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो अल्फांसो के को जो बीज रहित किस्म कौन सी है? तो उसकी बात करें तो सिंधु। ये सभी जो किस्में होती हैं, ये सभी इंपोर्टेंट किस्में होती है। कैसी? इंपोर्टेंट किस्म, यानी सबसे मीठी किस्म कौन सी है? तो चौसा को सबसे मीठी किस्म मानते हैं। और हमने बात कर ली कि पहले कि कौन सी सब निर्यात वाली कौन सी है। और जैसे बात करी संकर किस्मों की, संकर किस्म के अंतर्गत कौन कौन सी संकर किस्में हैं और वो किस किसके क्रॉस से तैयार की गई थी। और बात की हमने कि लगातार फल देने वाली किस्में कौन कौन सी हैं, जबकि अनियमित फल वाली कौन सी किस्में होती हैं। इन सभी की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी किस्में होती हैं। राजस्थान की किस्में कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बात करते हैं।
राजस्थान की। ये जो सभी किस्में होती है, सभी महत्वपूर्ण किस्में होती हैं, इनमें से क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान की जो प्रसिद्ध किस्म कौन कौन सी हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध किस्म किसमें, और इसके अंदर कौन कौन सी, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये सभी आती है। कौन सी, जैसे दशहरी, लंगड़ा, और बात करें जैसे चौसा और इस आम्रपाली, मल्लिका, ये किस्में होते हैं। इन्हें राजस्थान के अंदर, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध किस्में मानी जाती हैं। और भी जो नई किस्में होते हैं कि नई किस्में कौन कौन सी अभी आई हैं, तो वो कौन कौन सी है। तो नई किस्मों की बात करें जैसे पूसा, पूसा अरुणिका, जैसे कौन सी, पूसा अरुणिका। और बात करें जैसे पूसा श्रेष्ठा, पूसा श्रेष्ठा। और जैसे बात करें कि पूसा सूर्या, कौन सी, पूसा सूर्या। तो इनमें से खूब बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे पूसा पीताम्बर, और जैसे कौन सी, पूसा पीताम्बर। ये सभी किस्में होते हैं, ये नई किस्में होते हैं, इन्हें अभी डेवलपमेंट किया गया है इनका। तो राजस्थान के जो प्रसिद्ध किस्में होते हैं जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका। और जो नई किस्में होते हैं ये कौन कौन सी, जैसे पूसा अरुणिका, पूसा श्रेष्ठा, पूसा सूर्या और पूसा पीताम्बर, ये नई किस्में होते हैं। अब बात करेंगे इनके रोगों के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से कीट लगते हैं और इसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, इन सभी की हम बात करेंगे। तो रोग एवं कीटों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, रोग एवं कीटों की। अब कौन सा है, कीट व रोग। क्या आप देखेंगे अब, कीट व रोग। अब देखेंगे कीट व रोग। तो कीट व रोग यानी कीट कौन कौन से होते हैं, इस फल वृक्ष के अंदर कीट कौन कौन से लगते हैं, और इसके अंदर रोग कौन कौन से होते हैं, और जो कायिक विकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम सभी की डिटेल से बात करेंगे। तो जैसे बात करें इसका प्रमुख कीट कौन सा होता है, तो कीट। तो कीटों के अंदर जैसे मीलीबग, कौन सा, मीलीबग, मीलीबग कीट। मीलीबग कीट क्या है, ये जो फल होता है, फल जो फल वृक्ष की जो फूल होते हैं या फल होते हैं उसके रस चूसता है। तो इसका ये प्रमुख कीट होता है, उसका रस चूस के उसको नष्ट कर देता है। तो ये इसका आम का प्रमुख कीट होता है। क्या होता है, आम का प्रमुख कीट, प्रमुख कीट है। और ये क्या करता है, ये फूलों का रस चूसता है। फूल व फलों का रस चूसता है। फलों का क्या करता है, रस चूसता है। ये फूलों का रस चूसता है एवं ये प्रमुख कीट होता है। आम का प्रमुख कीट कौन सा होता है, मिलीबग कीट। अब इसके नियंत्रण की बात करें कि इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें, यानी जो पौधा का जो पेड़ी होती है उसको चारों ओर क्या कर देते हैं, उसके चारों ओर केरोसिन का तेल लगा देते हैं, जिससे कि ये कीट होता है वो ऊपर चढ़ने में इसकी समस्या आती है, वो रपट के नीचे पड़ जाता है। तो इसके अंदर इसका नियंत्रण इस प्रकार से करते हैं। दूसरी बात करें कि इसके अंदर और कौन से कीट पाए जाते हैं, जैसे और की बात करें कि मेगा होपर, मैंगो होपर, कौन सा, मैंगो होपर इसका एक कीट है। यह भी इसको नष्ट करने में इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जबकि बात करें कि फलमक्खी, वो कौन सी होती है इसकी, फलमक्खी, कौन सी, फलमक्खी। ये भी जो पौधा होता है उसकी जो फूल होते हैं उनको नष्ट कर देती है, उसके फलों को काट कर नीचे गिरा देती है। कच्ची अवस्था के अंदर उसकी जो फल होता है उसको काट कर नीचे गिरा देती है।
कैसे? फल मक्खी, यानी कच्ची अवस्था में फलों को नष्ट, फलों को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। हाँ, तो फल मक्खी होती है जो कच्ची अवस्था में उसके जो फल होते हैं उनको काट कर नीचे गिरा देती है, यानी उनको नष्ट कर देती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर रोग कौन कौन से होते हैं। अब उन सभी रोगों की बात करेंगे। ये थी इसके कीट, जो कि मिलीबग कीट इसका प्रमुख कीट है। अब इसकी बात करेंगे कि इसके अंदर रोग कौन कौन से होते हैं। तो रोग इसके अंदर लगता है छाछा रोग। कौन सा? छाछा रोग। ये कवक जनित रोग होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। छाछा रोग क्या होता है? छाछा, या इसको पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं। क्या? पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू इसको कहा जाता है, इसको छाछा रोग कहते हैं। इसका जो प्रकोप होता है, प्रकोप कब होता है? इसका प्रकोप फरवरी मार्च के अंदर। प्रकोप कब होता है इसका? फरवरी मार्च के अंदर इसका प्रकोप हो जाता है। ये कैसे जो फल वृक्ष होता है उस पर क्या नुकसान पहुंचाता है? उसकी जो डालियां होती है, उसके जो फल होते हैं उन पर सफेद सफेद सी धारण आ जाती है, और जो उसके जो फल होते हैं उनको सड़ा देता है, यानी इसको गला देता है। तो ये छाछा पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है, जिसका प्रकोप फरवरी मार्च के अंदर शुरू हो जाता है इसका प्रकोप, जबकि इसकी कच्चे फलों को क्या कर देता है? सड़ा देता है। कच्चे फलों को क्या कर देता है? सड़ा देता है। अब किसके नियंत्रण की बात करें, किसके अंदर इसका नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं? इसके नियंत्रण की बात करते हैं, इसका केराथिन 0.1% की दर से इसका नियंत्रण करते हैं। कैसे नियंत्रण? इसके नियंत्रण की बात करें कि नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं। इसका नियंत्रण केराथिन 0.1% की दर से इसका नियंत्रण करते हैं। और दूसरी बात करें कि इसके अंदर और कौन कौन से रोग आते हैं। अब इसकी कायिक विकार की बात, इसके अंदर एंथ्रेक्नोज, दूसरा रोग कौन सा होता है? एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज यह क्या होता है? कवक जनित रोग होता है। कवक जनित रोग होता है। इसकी जो उपचार की बात करें, इसका उपचार क्या करते हैं? कार्बेंडाजिम। क्या? कार्बेंडाजिम देकर इसका उपचार कर सकते हैं। एंथ्रेक्नोज का एक कवक जनित रोग होता है, जो कवकनाशी रसायन कार्बेंडाजिम का प्रयोग करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करें कि इसके अंदर कायिक विकार कौन कौन से होते हैं, उन सभी कायिक विकारों की बात करेंगे। इसके अंदर कायिक विकार कौन कौन से होते हैं? क्या? कायिक विकार की बात करें, जैसे आम का गुच्छा मुच्छा रोग। क्या? आम का गुच्छा मुच्छा रोग, यह क्या होता है? आम का गुच्छा मुच्छा रोग होता है, यानी आम की जो पुष्पन की क्रिया होती है, वो पुष्प क्या होते हैं? आपस में एक जगह बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाते हैं, तो उसको आम का गुच्छा मुच्छा रोग कई कारणों से हो जाता है। इसके नियंत्रण की बात करें कि इसका नियंत्रण किससे करते हैं, तो इसका नियंत्रण किससे करते हैं? एनएए के 200 पीपीएम घोल से इसका उपयोग करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करें दूसरे जीव की, आम का जो काला शीरा रोग होता है, आम का काला शीरा रोग, तो ये क्या होता है और इससे कैसे नुकसान पहुंचता है? तो आम का जो काला शीरा रोग होता है,
जो ये आसपास जो बगीचे के आसपास जो ईंटों के भट्टे होते हैं उनकी जो जहरीली जो गैस होते हैं वो निकलकर इसके जो फल वृक्ष होता है उसके या फल होते हैं उसके काले काले धब्बे पैदा कर देती है उसके। तो ये ईंटों के आसपास के ईंटों की जो जहरीली हवा होती है उसके कारण होता है, जिससे CO2 है SO2 जो गैस होती है वो निकलती है, वो इसके फल वृक्ष के संपर्क में आती है और उसके काले काले धब्बे पैदा कर देती है उसके फल पर। तो इसके नियंत्रण की बात करें, ये किसी और जैसे बोरोन की कमी के कारण भी इसका ये रोग हो जाता है। तो ये क्या होता है इस रोग की, ईंटों के भट्टों से निकलने वाली यानी ईंटों के भट्टों से निकलने ईंटों के भट्टों से निकलने वाली जहरीली हवा या जहरीली धुआं, क्या जहरीली धुआं जैसे जिसमें CO2 और CO2 व SO2 के संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं, रोग फैलता है। या फिर ये बोरोन की कमी से भी ये रोग हो जाता है, बोरोन की कमी से भी ये रोग हो जाता है। तो ये इसका जो ईंटों की जो जहरीली गैस होती है SO2 है CO2 इसके संपर्क में आने से हो जाता है। जो इसकी प्रभावित किस्म कौन सी है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित किस किस्म को करता है, तो प्रभावित किस्म, इस रोग से प्रभावित किस्म जैसे दशहरी पर यह सबसे ज्यादा असर करता है। कौन सी, दशहरी जो किस्म होती है उसके अंदर ये सबसे ज्यादा प्रभाव करता है, इसके अंदर रोग पैदा करता है। कौन सी, दशहरी। अब बात करते हैं कि इसके संयोजी उत्तक वाले जो कौन कौन संयोजी उत्तक जो रोग होता है वो किससे होता है, का संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक यानी ये प्रभावित किससे होता है, ये इससे सबसे ज्यादा प्रभावित किस्म कौन सी है, अल्फांसो। इसकी प्रभावित किस्म कौन सी है, तो वो है अल्फांसो। और ये किसके कमी से होता है, ये किसके, मृदा के तापमान के कारण हो जाता है। किसके कारण, मृदा के तापमान के कारण, ये मृदा के तापमान के कारण हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर जैसे हर साल जो इसका ऑन ईयर या ऑफ ईयर होता है, यानी एक साल ये फल देता है और एक साल ये फल नहीं देता है, तो वो क्या होते हैं, ऑफ ईयर या ऑन ईयर किसे कहते हैं, ये बात करते हैं। क्या ऑफ ईयर किसे कहते हैं, ऑन ईयर यानी एकांतरण फलन, और ये क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जैसे बात करें ऑफ ईयर की, क्या ऑफ ईयर क्या होता है, ऑफ ईयर का मतलब क्या होता है और ऑन ईयर का मतलब क्या होता है। ऑफ ईयर का मतलब वो होता है जिस साल वो फल वृक्ष फल नहीं देता उसे हम ऑफ ईयर कहते हैं। जबकि ऑन ईयर की बात करें, क्या ऑन ईयर की, तो ऑन ईयर जिस साल वो फल वृक्ष फल देता है उसे हम ऑन ईयर कहते हैं। यानी इसके अंदर तो फल देगा, क्या फल देगा, और इसके अंदर फल नहीं देगा, तो फल देने वाले साल को तो हम ऑन ईयर के नाम से जानते हैं, जबकि फल जो नहीं देता है उस ईयर को हम ऑफ ईयर के नाम से जानते हैं। और जिसके अंदर आंतरिक उत्तक है, जैसे बोरोन की कमी के कारण और कौन सा रोग हो जाता है इसके अंदर, यानी बोरोन की कमी से क्या हो जाता है इसके अंदर, आम के अंदर आंतरिक उत्तक क्षय का मतलब जो उसकी गुठली होती है वो गुठली फटने लग जाती है, जो उस गुठली के अंदर छेद पाया जाता है जिसे हम आंतरिक उत्तक क्षय के नाम से जानते हैं। वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है, वो बोरोन की पोषक तत्व की कमी से हो जाता है। अब इसकी उपज की बात करें कि इसकी उपज कितनी होती है, उपज तो ये प्रति हेक्टेयर यानी 80 से 100 केजी प्रति पौधा इसके अंदर उपज प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 80 से 100 केजी इसके अंदर हमें उपज प्राप्त होती है, मिलती है। अब बात करें इसकी कि इसकी R/P कितनी रखते हैं, कितनी
आर इंटू पी। आर इंटू पी कितनी रखते हैं? तो 10 इंटू 10 मीटर इसके अंदर आर इंटू पी रखते हैं। कितनी रखते हैं? 10 इंटू 10 मीटर इसके आर इंटू पी, यानी पौधे से पौधे व पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं। और इसके अंदर उपज एक पौधे से कितनी प्राप्त होती है? तो हमें 80 से 100 केजी इसके अंदर उपज प्राप्त होती है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, आगे फिर मिलेंगे इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए तथा इस सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।